नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का वसंत एजुकेशन हब पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन कुमार छारी और इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 3 देशों की यात्राओं के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया इन 3 देशों की यात्रा पर हैं। ये यात्रा 15 से लेकर 18 जून तक रहेगी, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं साइप्रस, जो कि 15 और 16 तारीख को रहेंगे। 17 तारीख को कनाडा में जाएंगे, जहां पर G7 की मीटिंग है और G7 शिखर सम्मेलन में वो भाग लेंगे। और साथ ही साथ फिर उसके बाद जाएंगे 18 तारीख को क्रोएशिया। तो ये पूरी जो यात्रा है, जिसके अंतर्गत 3 देशों के मतलब अंतर्गत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाना है। यहाँ पे सामरिक मुद्दों पर चर्चा होगी और हमारे और उन देशों के मध्य संबंध अच्छे बने रहें भविष्य में, इन सब बातों पे कहीं ना कहीं ये यात्रा आधारित है। अब इस यात्रा के दौरान हमारी परीक्षा में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, हम उन पे भी बात करेंगे। जैसा इस वीडियो के अंतर्गत हम क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस के भौगोलिक और उनसे संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य, जैसे उनकी मुद्रा या वहाँ की राजधानी या उनसे संबंधित और भी अन्य तथ्य जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये इस वीडियो के अंतर्गत हमारा चर्चा का विषय वो भी रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है और यदि वीडियो को एंड तक देखते हैं, इससे संबंधित डाटा जो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, वो आप नोट करते हैं, तो जो परीक्षा में प्रश्न आएगा वो आपसे भी बनेगा, ऐसा मेरा दावा है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 देश की यात्रा पे हैं। सबसे पहले वो जाने वाले हैं साइप्रस, और साइप्रस में वहाँ के राष्ट्रपति जी, जिनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। ठीक है, नाम थोड़ा बड़ा है, आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न जो बन सकता है वो यही बनेगा कि साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति जी का नाम क्या है। तो साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम है निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। ठीक है, तो ये हमें नाम अच्छे से याद करना है। और इस यात्रा का जो सफर है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, भैया 15 तारीख और 16 तारीख 2 दिन साइप्रस में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का निवास रहेगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है, इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है। हालांकि ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी हमें याद रखना है कि 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस की यात्रा है। यानी कि हम यहाँ पे देखें तो पिछले 20 सालों में साइप्रस कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, और 20 साल के बाद अब हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो हैं वो साइप्रस की यात्रा पर गए हैं, है ना। राजधानी निकोसिया, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि साइप्रस गणराज्य की राजधानी का नाम क्या है। तो साइप्रस गणराज्य की राजधानी का नाम है निकोसिया, है ना। और निकोस क्रिस्टोडोलिडेस वहां के राष्ट्रपति। तो निकोस कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉमन आ रहा है। इस तरीके से ट्रिक बनाकर आप इस चीज को याद रख सकते हैं, है ना। तो वहां की राजधानी निकोसिया में पीएम मोदी जी जो हैं वो राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस से बातचीत करेंगे। और वहां का एक प्रमुख शहर है लीमासोल में व्यापार जगत के नेताओं से बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। तो जब साइप्रस जाएंगे तो ये उनका कार्यक्रम है जो कि वहां पर जाकर उन्हें पूरा करना है, और वहां पर व्यापार से संबंधित या सामरिक मुद्दों से संबंधित चर्चा होगी। ठीक है, जैसा मैंने बताया यहाँ पे 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहां के राष्ट्रपति जी का नाम और वहां की राजधानी। ठीक है, फिर उसके बाद मोदी जी का जो टर्न है वो सीधा कनाडा जाएंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में इन्हें कनाडा जाना है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, है ना। तो याद रखेंगे भैया, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी G7 शिखर सम्मेलन, है ना, ये इंपॉर्टेंट भैया, G7 शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ किया जा रहा है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना।
हालांकि ये भी पूछा जा सकता है चौथे नंबर पे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है मार्क कॉर्नी, मार्क कॉर्नी, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे G7 सम्मेलन में ये भाग लेने वाले हैं, ठीक है। 16 और 17 जून को वह कनाडा के कनानास्किस यात्रा करेंगे। कनानास्किस वहाँ का कोई एक विशिष्ट शहर होगा, वहाँ की यात्रा पे जाएंगे। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 6वीं भागीदारी होगी। तो अगला 5वां जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बन जाता है कि लगातार 6वीं बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कौन से शिखर सम्मेलन में भागीदारी दी है। तो भैया G7, या ये भी पूछ सकते हैं कि G7 में प्रधानमंत्री जी की लगातार कौन सी समिट है या कौन सी भागीदारी है, तो 6वीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अंतिम दौर में प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं क्रोएशिया गणराज्य की यात्रा पर, है ना। क्रोएशिया गणराज्य के प्रधानमंत्री जी का नाम है आंद्रेज प्लेंकोविच, आंद्रेज प्लेंकोविच। तो ये 6वें नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आंद्रेज प्लेंकोविच, ये यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। इनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं 18 जून को कहाँ पहुँचेंगे, क्रोएशिया पहुँचेंगे और क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, यात्रा करेंगे। फिर उसके बाद इससे संबंधित जो हमारे परीक्षा में और भी अन्य प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। मोदी जी क्रोएशिया गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे, है ना, द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। और क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान, याद रखेंगे राष्ट्रपति जी का नाम, अभी हमने जो बात की है वो प्रधानमंत्री जी के बारे में की थी। इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है, आंद्रेज प्लेंकोविच, जबकि अब हम बात जो कर रहे हैं वो राष्ट्रपति जी की कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी का नाम क्या है, जोरान, थोड़ा लंबा सा नाम है, अच्छे से याद रखेंगे, मिलानोविच, जोरान मिलानोविच। मैं भी वो इनसे भी वार्ता करेंगे, बातचीत होगी, ठीक है। क्रोएशिया की यात्रा यूरोपीय संघ में भागीदारी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करने से संबंधित होगी। ये सारे मुद्दे हैं जो कि यहाँ से संबंधित हैं, यहाँ पे इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी, है ना। इससे संबंधित जो विशेष बात है थोड़ा उस पर भी ध्यान देना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि, ये भारतीय विदेश मंत्रालय के बारे में बात हो रही है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो ये भी 7वें नंबर का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके अंतर्गत मैं आपको कम से कम 10-12 ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जहां से एक आध प्रश्न जरूर फंसेगा। अभी हम 7 प्रश्नों पे चर्चा कर चुके हैं, कौन कौन से प्रश्न पे चर्चा कर चुके हैं अभी आपको हमने बताया, ठीक। अब इससे संबंधित जो एक विविध ज्ञान हो सकता है कि साइप्रस कहां पर स्थित है, कनाडा कहां पर स्थित है, यहाँ के देश के प्रधानमंत्री या मुख्य मुख्य बातों पे भी चर्चा कर लेते हैं जो कि इसके विविध ज्ञान से संबंधित है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है साइप्रस और ये है आपका भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के पूर्वी, है ना, या पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है आपका छोटा सा देश साइप्रस, जो कि एक द्वीपीय देश है, यानी कि बड़ा सा महाद्वीप नहीं है, मतलब छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है। साइप्रस कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है तुर्की के नीचे, ये तुर्की है, उसके नीचे भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र में ये स्थित है ना। इसकी राजधानी का नाम क्या है, निकोसिया, राजधानी का नाम क्या है, निकोसिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, इसमें 8वें नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था भाई, 8वें नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि साइप्रस कहाँ स्थित है, तो भूमध्य सागर के पूर्वी या तुर्की के नीचे स्थित है ना। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। और राजधानी पे तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। स्थान तो ये यूरोप और एशिया तथा अफ्रीका के संगम पर स्थित है, यानी कि ये एक ऐसा देश है जो इसके इधर की ओर जाएंगे तो क्या लगेगा एशिया, ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या लगेगा यूरोप, और नीचे की साइड देखेंगे तो क्या लगेगा अफ्रीका महाद्वीप। तो तीनों महाद्वीप से जुड़ा हुआ छोटा सा एक द्वीपीय देश है ना। भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। और ये आपका आज का 9वें नंबर का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना।
तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा कौन सा है ना? तो ये भी है सिसिली है ना, इटली के पास सिसिली, और उसके बाद सार्डिनिया है ना। तो ये पहले नंबर का सबसे बड़ा, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, और ये अपना जो साइप्रस है वो तीसरे नंबर का भूमध्य सागर के अंदर स्थित एक तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है ना। तो यहाँ पे भूमध्य सागर, हालांकि हमारे सिलेबस से वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, भाषा यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? तो भैया ग्रीक भाषा बोली जाती है और तुर्की बोली जाती है। आधिकारिक रूप से देखा जाए कि 2 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। यहाँ की मुद्रा अगर पूछी जाएगी तो यूरो मुद्रा है ना। 9वें नंबर के बाद 10वें नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो है यहाँ की मुद्रा। तो मुद्रा तो याद आपको कर ही लेनी है ना। यहाँ की मुद्रा करेंसी कौन सी? यूरो करेंसी है। धर्म कौन कौन से यहाँ पे भैया? तो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ईसाई है ना अधिकांशतः, और इस्लाम धर्म यानी कि जो कि मुख्य रूप से तुर्की के आसपास का क्षेत्र जो है। ठीक, तो यहाँ पे 2 धर्म मुख्य प्रधानता से देखे जाते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब चर्चा करते हैं इसके राजनीतिक पहलू पर, है ना। ये जो साइप्रस है वो 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, सामान्य सा प्रश्न है कि भारत को कब और किससे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, है ना। ये आपका एक कमेंट बॉक्स में दिया जाने वाला आंसर होगा। भारत के संबंध में मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि भारत को कब और किससे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो साइप्रस को 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी कि ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, है ना। देश ये जो साइप्रस है वो 2 भागों में विभाजित है। एक है दक्षिणी साइप्रस, है ना, जो कि ग्रीक भाषा के जो समुदाय के लोग हैं अधिकता में वहाँ रहते हैं, और एक है उत्तरी साइप्रस जो कि तुर्की से संबंधित यानी कि उसके आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना द्वीप के बीच में ग्रीन लाइन पर निगरानी करती है। तो ये ग्रीन लाइन किससे संबंधित है? तो भैया ये है आपका 11वें नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न, है ना। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है, लेकिन जिन जिन प्रश्नों पर मैं जोर दे रहा हूं कि ये प्रश्न आ सकते हैं उन पे विशेष रूप से आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ग्रीन लाइन किससे संबंधित है? जैसे आपने देखा हो ना, भारत और पाकिस्तान के बीच को विभाजित करने वाली रेखा, है ना, भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा, ऐसे अमेरिका और कनाडा को विभाजित करने वाली रेखा, ऐसे जो रेखा होती है ना, तो ऐसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा ग्रीन लाइन। तो ग्रीन लाइन किससे संबंधित है भैया? तो ग्रीन लाइन संबंधित है संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना जो कि द्वीप के बीच में यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच में यहाँ पर इस तरीके से भाग का साइन लगा लेना, है ना, भाग का साइन लगा लेना, और यहाँ पे लिख देना उत्तरी साइप्रस, यहाँ पे लिख देना दक्षिणी साइप्रस, और इस एरो के बीच में लिख देना ग्रीन लाइन, है ना, ग्रीन लाइन। और मैंने ग्रीन से ही बनाई है तो आसानी से आप याद कर पाएंगे। ठीक, तो ये आज के लेक्चर का 11वें नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कनाडा को। कनाडा आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरा, ठीक है, वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए या सामान्य भाषा में हम जो कहते हैं अमेरिका, तो अमेरिका के ऊपर ग्रीनलैंड के नीचे बीच में ये ग्रीन ग्रीन रंग का आपको जो दिखाई दे रहा है वो है कनाडा, है ना। तो कनाडा जो है विश्व का सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र है और उत्तर अमेरिका में स्थित है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और थोड़ा इससे संबंधित थोड़ा विविध ज्ञान को हम देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? ओटावा, है ना। वैसे तो परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन याद कर लेना, ये 12वें नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ओटावा कहाँ की राजधानी है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, है ना। सबसे बड़ा शहर यहाँ का टोरंटो, ठीक है, टोरंटो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। इंपॉर्टेंट है बट परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। स्थान यानी कि उत्तरी अमेरिका और उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में जो अमेरिका है उनके बीच में स्थित है। उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, है ना, आर्कटिक महासागर के पास में, और दक्षिण और जो अमेरिका है आपका जो यूएसए है उसके दक्षिण में, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये कनाडा है ना, कनाडा के दक्षिण में यूएसए है, ठीक है,
तो ये और उत्तर अमेरिका में स्थित है, इसलिए उत्तर दक्षिण में कंफ्यूज नहीं होना है। ये पूरा जो है वो उत्तर अमेरिका में स्थित है और कनाडा जो है वो कनाडा के नीचे यूएसए है ना। तो ये देश है। यहाँ पे आकार देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है ना। तो पहला देश कौन सा भैया, तो पहला है रूस यानी कि रसिया। सामान्य सा प्रश्न है, कभी परीक्षा में से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप कोई वनडे एग्जाम में जैसे कि एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हैं तो संभवतः वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री जी का नाम है जस्टिन ट्रूडो, है ना, जस्टिन ट्रूडो, जो कि 2025 तक रहेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे चुनाव की भी संभावना है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ की आधिकारिक भाषा तो अंग्रेजी और फ्रेंच 2 भाषाएं बोली जाती हैं। धर्म यहाँ पे मुख्य रूप से ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन साथ ही हमारे देश के हिंदू, सिख, मुस्लिम और यहूदी ये धार्मिक समुदाय के लोग भी कनाडा में क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि लगभग 12 ऐसे प्रश्न हैं, 13 ऐसे प्रश्न हैं, इसको भी जोड़ लें, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 12 ही मान लेते हैं। 12 ऐसे प्रश्न जो हमने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण। तो कनाडा का सबसे फेमस पिकनिक स्पॉट वो है नियाग्रा फॉल, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर पे स्थित है नियाग्रा फॉल, है ना। रॉकी पर्वत यानी कि एक पूरी पर्वतमाला है ना, रॉकी पर्वतमाला और बेनफ नेशनल पार्क, ये 3 चीज यहाँ की सबसे मुख्य विशिष्ट आकर्षण केंद्र हैं। मानव विकास सूचकांक में कनाडा हमेशा उच्च स्थान पर रहता है। जैसा अभी मैंने बताया कि कनाडा में G7 की बैठक होने वाली है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, G7, नाटो, कॉमनवेल्थ आदि इन सभी देशों का क्या है, इन सभी संस्थाओं का क्या है, कनाडा सदस्य है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, याद रख लेना कि कौन कौन से 7 देश हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बना देते हैं इसको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 14वें नंबर का इंपॉर्टेंट है कि G7 देशों के अंदर, है ना, ये मीटिंग हो जाएगी 17 तारीख को। फिर इस मीटिंग के बारे में भी एक वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे। ठीक है, अभी मीटिंग हुई नहीं है, मीटिंग चल रही है। ठीक है, तो G7 के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य देश हैं, ये 7 देश के बारे में आपको क्या करना है, याद करना है, नाम याद करना है। फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं अगले पे, क्रोएशिया। क्रोएशिया एक सुंदर सा यूरोपीय देश है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, कितना बढ़िया मस्त नज़ारा दिखाई दे रहा है। क्रोएशिया एक सुंदर यूरोपीय देश है जो अपने ऐतिहासिक शहरों के लिए और एड्रियाटिक सागर के तटों के लिए और मुख्य रूप से फुटबॉल के प्रति जोश और जुनून के लिए क्या है, फेमस है। यहाँ के जैसे कि हम भारत में बात करें तो भारत में सभी को ज़्यादातर क्रेज किस खेल को लेके है, तो क्रिकेट को है, क्रिकेट। ऐसे ही जो क्रोएशिया है वहाँ पे लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। ठीक, मुख्य खेल वहाँ का फुटबॉल है, फुटबॉल के प्रति लोगों को जुनून है। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी जो है वो जाग्रेब है ना, ये आपका 15वें नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जाग्रेब। ठीक है, स्थान देखें तो दक्षिण पूर्वी यूरोप में, है ना, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, ये क्रोएशिया है, दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत स्थित है। ये पूरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बाल्कन कंट्रीज हैं। अब परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा, आपको कमेंट में एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं जिसका आंसर आप लिख कर देंगे, बाल्कन देश कौन कौन से, चाहो तो आप इसमें भी देख के लिख सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से सर्च करके याद करके लिखेंगे बाल्कन्स कंट्रीज या बाल्कन्स देश, तो क्या है कि जब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अच्छा ये बात भी तय कर लेना बहुत जरूरी है, यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता ही होना चाहिए, यहाँ से संबंधित विविध क्वेश्चन बन जाते हैं। और यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी नहीं, किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये उतना आवश्यक नहीं रह जाता है। फिर क्या आवश्यक रह जाता है, फिर आप उनकी राजधानी याद करें। ठीक है, आप उनसे संबंधित अन्य जो विविध फैक्ट है, जैसे कि यहाँ का प्रमुख खेल कौन सा है, ऐसे प्रश्नों को याद रखें, आपके लिए ये काफ़ी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा और ये आपको कमेंट करना है ना, ये आपको कमेंट करना है। और अगर आप ये वीडियो MP से देख रहे हैं तो अपने
कमेंट बॉक्स में एमपी भी लिखेंगे, और अगर एमपी से बाहर से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने राज्य का नाम लिखेंगे और साथ ही साथ जय हिंद लिखेंगे। एमपी से देख रहे हैं तो भी एमपी का नाम लिख के जय हिंद लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी कुछ सीमाएं कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है भैया। तो उत्तर में हंगरी से, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको हंगरी, है ना, उत्तर में हंगरी से, पूर्व में सर्बिया से, तो ये है आपका सर्बिया पूर्व में। ठीक है, दक्षिण में बोस्निया से, तो दक्षिण में ये है आपका बोस्निया, यहाँ पे लिखा है बोस्निया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ठीक है, ये बोस्निया से, और पश्चिम में स्लोवेनिया से, ये है आपका पश्चिम में स्लोवेनिया, ये रहा पश्चिम में स्लोवेनिया, और एड्रियाटिक सागर से, ये है आपका एड्रियाटिक सागर, ये रहा एड्रियाटिक सागर। ठीक है, तो ये आपको सीमाएं, मैं फिर कहूँगा कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचें कि यार सर उन्होंने तो वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस से ही हटा दिया, तो कोई बात नहीं, ये विविध है और विविध का किसी से कोई जुड़ाव नहीं होता, वो सब एक साथ मिक्स चलते हैं। मतलब ये खिचड़ी है और खिचड़ी भी परीक्षा में आ जाती है, तो खिचड़ी अपन खा जाएं, अपने पेट में दर्द ना करें, इसलिए हमारा ज्ञान यहाँ तक भी पहुँचना आवश्यक है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, और ये हो जाता है आपका 16 नंबर का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, फिर आकार देखें तो छोटा लेकिन भौगोलिक रूप से समुद्र, पहाड़ और द्वीप इन सभी से संबंधित है, बहुत ही सुंदर सा देश है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगले इनके राजनीतिक पहलुओं पे चर्चा करते हैं। भैया ये वहाँ के सुंदर से जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वहाँ के कौन हैं? ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं, सॉरी प्रधानमंत्री हैं ये क्रोएशिया के प्रधानमंत्री हैं। कहते हैं स्मार्ट व्यक्ति हैं। देखते हैं सरकार का स्वरूप, तो भैया संसदीय गणराज्य है ना। राष्ट्रपति यहाँ के प्रतीकात्मक हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पे भी है प्रतीकात्मक कार्यपालिका और नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। तो प्रतीकात्मक यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका, तो वहाँ के राष्ट्रपति जी कौन है? जोरान मिलानोविच, याद रखेंगे। और वास्तविक कार्यपालिका वहाँ पे हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? आंद्रेज प्लेंकोविच। ये है आंद्रेज प्लेंकोविच, स्मार्ट से व्यक्ति। ठीक है, स्वतंत्रता यूगोस्लाविया से इन्होंने 1991 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। ये आज का 16 के बाद 17वें नंबर का इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, और ये तो इम्पोर्टेंट है ही सही, इतने सारे इम्पोर्टेंट बताए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि अब लेक्चर हो गया है आपका ये समाप्त। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका उत्तर देंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की नैतिक जिम्मेदारी आप जरूर निभाएंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। इसी प्रकार एक नए लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। आज का सफ़र यहीं तक, इजाज़त दीजिए, जय हिंद।